नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम सभी शुरुआत कर रहे हैं सीटेट 2024 जुलाई के, जो आप सभी का आगामी होने वाला है उस पर बात करेंगे, जिस पर हम सभी चैप्टर वाइज चीज़ों पर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज क्लास आप सभी की जो होगी वह होगी जीन पियाजे पर आधारित। जीन पियाजे के सबसे पहले हम सभी उनके थ्योरी को समझेंगे। उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा था, संज्ञान विकास के सिद्धांत में। साथ ही साथ जो उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी उस पर उन्होंने क्या कहा था, उस पर हम बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो हैं और आने की संभावना रहेगी, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी है कि किस प्रकार से, जैसे आपका संज्ञान विकास का सिद्धांत है, इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, उस पर कुछ बातें करेंगे हम सभी। और हमारा टारगेट होगा 30 में 30 लाने की, क्योंकि आपको पता है कि जितना अधिक हम सीडीपी में कवर कर सकते हैं उतना अधिक सीडीपी में कवर करने की कोशिश करेंगे। और यह जो क्लास होगी वह पेपर 1 और पेपर 2, मतलब पेपर 1 पेपर 2 का मतलब है जो प्राइमरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, जो जूनियर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा, तो सभी साथी एक बार जुड़ जाएंगे और थोड़ा सा सेशन को शेयर भी कर देंगे और एक एक करके एकदम अच्छे से समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, एकदम बेसिक नॉलेज लेंगे। और आपको पता है कि इसका पेपर जुलाई में के मंथ में होगा, तो अभी टाइम बहुत पर्याप्त मात्रा में है। धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे और सीखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे की बात करेंगे। सबसे पहले इन पर चर्चा करेंगे, इनका सिद्धांत कैसे कैसे इन्होंने दिया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीन पियाजे की परिचय पर बात करते हैं, तो इनके परिचय, क्योंकि हर आदमी का या किसी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो परिचय उनके बारे में जरूरी है कि उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, कहाँ के निवासी थे, क्या थे, कैसे उन्होंने प्रयोग किया था, सब कुछ जानना चाहिए। तो अगर हम परिचय की बात कर लें, जीन पियाजे की परिचय पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो इनका परिचय है कि इनको या कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड के ये निवासी थे जीन पियाजे। और शुरुआत में बात किया जाए तो जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक ना हुआ करते थे, मतलब मनोवैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन शुरुआत में क्या थे, एक प्रकार के पेशे से एक जंतु वैज्ञानिक हुआ करते थे। शुरुआत में जब मनोवैज्ञानिक नहीं बने थे उसके पहले बात किया जाए तो इन्होंने जब अपना यह सिद्धांत निकाला, इन्होंने अपने सिद्धांत में एक बहुत बेहतरीन बातें कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है। लिखा भी गया है या कई बार आपके पेपर में पूछा भी गया है कि भाई साहब या किसने कहा है, यही हूबहू लाइन पूछी भी गई है सीटेट के पेपर में। तो आप ध्यान देंगे, जैसे बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है जैसे हम वैज्ञानिक प्रकार से होता है, वैज्ञानिक अपने जैसे उसके पास कलेक्शन होता है, मटेरियल होता है, सारी चीज़ें, और फिर उस पर रिसर्च करते करते धीरे धीरे एक डिसीजन लेता है कि हाँ कैसे कैसे चीज़ों को सीखना है, कैसे कैसे हम नया चीज़ प्रोडक्ट निकालेंगे। तो उसी प्रकार से बच्चा भी क्या है, बच्चे के पास पर्याप्त चीज़ें दी जाती हैं और देने की आप दीजिए और बच्चा उसी में से अपने ढूंढ ढाड़ के, मतलब अपने आप को अनुकूलित करते हुए वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। इनका मामला था। अच्छा, इनका जो सिद्धांत है ना, उनके सिद्धांत को कई नाम से जानते हैं। जैसे बहुत से साथी जानते होंगे कि इनके सिद्धांत को हम जानते हैं संज्ञान विकास का सिद्धांत। तो पेपर में कई बार पूछ भी ले लिया गया है। जैसे बात करें यूपी टेट के पेपर में पूछा भी जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोल देते हैं कि जीन पियाजे ने दिया। अगर रचनात्मक लिखा हो तो भी वही नाम है। अगर निर्मितवाद भी लिखा हो तो उसका मतलब वही होता है, मतलब कि संज्ञानवाद का सिद्धांत, जिसमें से जीन पियाजे ने इस पर चर्चा किया है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ये आपको लाइन दिमाग में रखना है कि बच्चा एक नया वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है। उनके सिद्धांत को अलग अलग नेम से जाना जाता है और मैंने हमेशा से आपको बताया है कि आपको नेम, उनके बदले हुए नेम जानना जरूरी है। अगर हम चर्चा कर ले जीन पियाजे की बात किया जाए तो पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों पर लगभग कितने वर्षों तक, 300 वर्षों लिखा गया है, गलत लिखा गया है। यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लिखेंगे 30 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? लगभग बात किया 30 वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया था। कितने वर्षों तक? लगभग बात किया जाए 30 वर्षों तक उन्होंने अध्ययन करके इस सिद्धांत के बारे में बताया था अपने ही बच्चों पर। जैसे वो अपने भतीजे उतीजे को लेकर के उन्होंने अपने बच्चे पर और अपने भतीजे पर लेकर के उन्होंने अपना सिद्धांत निकाला था 30 वर्षों के बाद। और कहा भी जाता है कि जो संज्ञान विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का है, इसका विरोध कभी भी किया नहीं गया, मतलब पूरी तरीके से सत्यता है इसमें। मतलब इनका जो, जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं तो उनके सिद्धांत की हमेशा से आलोचना होती रहती है। जैसे आपके हो गए कोहलबर्ग हो गए, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, सबकी आलोचना होती है, लेकिन इनका कभी आलोचना हुआ नहीं है। और इन्होंने लगभग बहुत सालों तक अध्ययन करने के बाद इसके बारे में बताया था। इनको बात किया जाए तो संज्ञान विकास पर गहन अध्ययन करने की वजह से पियाजे को बोला जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक।
किसका जनक? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। और कई बार आपके यूपी टेट में के पेपर पूछ भी लिया गया है। तो जो चीज़ें आपकी यूपी टेट या बेसिक जैसे कॉन्सेप्चुअल नहीं है, मतलब रटने वाली चीज़ें हैं, वो आपके जैसे अदर एग्जाम में जैसे यूपी टेट के पेपर में पूछा जाता है। और आपको पता है कि आपके सीटेट के पेपर में आपके जो पूछा कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, मतलब एक तरीके से पूछा जाता है कि भाई पेडागोजिकल चीज़ें, कि उनके सिद्धांत की क्या मेन निचोड़ है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। वही यूपी टेट के पेपर देंगे, अदर स्टेट का पेपर देंगे आप, जहाँ सीधी पूछी जाती है, वहाँ पे आपको पेडागोजिकल नहीं पूछा जाता, वहाँ पर आपको सीधा फैक्ट पूछ लिया जाता है। तो फैक्ट को भी ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। आपके जो पेडागोजिकल चीज़ें हैं वह भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे, कहाँ पर चीज़ें कहाँ पर क्या पूछी गई हैं, एकदम अच्छे से समझना आपको। अच्छा, उनके द्वारा बोला गया, पियाजे के अनुसार बोला गया बच्चे अनुकूलन द्वारा सीखते हैं। बहुत अच्छा बात है। तो बच्चे अनुकूलन के द्वारा सीखते हैं, मतलब कैसे? जब इससे उन्होंने कहा कि बच्चा एक नया वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है, तो उसी प्रकार से अनुकूलन का मतलब है बच्चे को हम चीज़ें प्रोवाइड कर दें और बच्चा अपने आप को अनुकूलित करते हुए जब अपने आप को एडजस्ट कर लेगा तो सीख जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुकूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यह भी पूछा गया कि अनुकूलन शब्द किसने दिया है, तो सीधा बताएंगे जीन पियाजे ने दिया है। और इसे इनके जो सिद्धांत था संज्ञान विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत में 4 चरण थे, जिसमें 4 चरण आपको मैंने बताया भी है। इंद्रियगामक जो जिसे संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं, दूसरे की बात करें जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक है, तीसरे की बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी की बात किया जाए अमूर्त संक्रियात्मक, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। अच्छा, इस क्रम को हम बदल भी नहीं सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि भाई जो ये चारों क्रम है इसको हम बदल सकते हैं कि नहीं, आगे पीछे किया जा सकता है? एकदम नहीं किया जा सकता है। एक क्रमबद्धता आपको दिमाग में रखना है। तो पहले इंद्रियगामक ही आएगा, दूसरे पर पूर्व ही आएगा, आगे पीछे हम किया नहीं जा सकता है। अच्छा, इन्होंने कहा, ऐसा लिखा भी गया है, किसी भी चरण को ना तो छोड़ा जा सकता है और ना ही उसके क्रम को बदला जा सकता है, मतलब ना उसको ना आगे पीछे हम किसी भी हालत में कुछ भी कर नहीं सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलेंगे अब चरण पर ध्यान देते हैं। अब चरण की बात किया, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला चरण है इंद्रियगामक या संवेदी पेशी अवस्था, तो उसमें कुछ विशेषताएं भी बताई हैं। जैसे आप जब यूपी टेट के पेपर देते हैं तो फिर सीधा आपसे उनके चरण के बारे में सिर्फ चरण पूछ लिया जाता कि इस चरण का एज कितना है, इस चरण का एज कितना है, कब तक चलता है। तो पहले हम आपको बेसिक बताते हैं कि इनके 4 चरण थे। 4 चरण का जो पहला इन्होंने बताया सेंसरी मोटर जो है स्टेज बताया, दूसरे की बात की जिसका एज उन्होंने 0 से 2 वर्ष रखा था, दूसरा जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज रखा था जिसका एज था 2 से 7 वर्ष, तीसरे की बात किया जाए तो इन्होंने रखा उसको बोला कि आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसका 7 से 11, और चौथी की बात किया कि भाई जिसे उन्होंने कहा कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है, अमूर्त भी बोला जाता है और आपका औपचारिक भी बोला जा सकता है। तो उसको उन्होंने 11 से 15 वर्ष रखा था। तो सबसे पहले हम जो चरण की अगर हम चर्चा कर लें तो चरण में सबसे पहले चरण की बात किया जाए तो पहला चरण आपके सामने दिख रहा है 0 से 2 वर्ष, जिसे सेंसरी मोटर उन्होंने बोला था, जिसका कई नाम है। और कई नाम, ये जो नाम दिख रहे होंगे ना आपको, संवेदी गामक या संवेदी पेशी या फिर इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक, ये आपके यूपी टेट के पेपर का खेल है। यूपी टेट के पेपर में जब आप एग्जाम देते हैं ना तो आपको घुमा घुमा के ऐसे ऐसे नाम अलग अलग, कभी या नाम पूछेगा, कभी या नाम पूछेगा और एज पूछने की कोशिश करता है। लेकिन आपके सीटेट जैसे पेपर में ऐसा नहीं पूछता है। आपको दिमाग में रखना है कि इनकी विशेषताएं पूछ लेता है, और कभी भी ऐसे विशेषताएं यूपी टेट के पेपर में नहीं आता है। यूपी टेट के यही पूछ कर करके काम खत्म कर देगा, उससे ज़्यादा डीप नहीं जाता है। लेकिन सीटेट का पेपर है ना, आपको डीप नॉलेज देखता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, आप कॉन्सेप्ट कैसे सीखे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तो जन्म से 2 वर्ष उन्होंने बताया, जिसमें से वस्तु स्थायित्व बताया। देखिए, वस्तु स्थायित्व का गुण बताया। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है, जैसे आपने कभी आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे के सामने फोन है और फोन को आप चला रहे हैं और बच्चा देख रहा है। अच्छा, कभी कभी आप फोन चलाते चलाते क्या होता है, बच्चा देखता रहता, फोन आप पीछे कर लेते हैं। अच्छा, फोन पीछे कर लेते हैं तो बच्चा भी पीछे आके देखता है, तो आप कहते हैं अरे कौवा ले गया, कौवा ले गया, तो बच्चा फिर भी आके पीछे देखता है, नहीं आपने फोन तो रखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो ये 0 से 2 वर्ष तक बच्चे के जो कोई भी वस्तु देखता है तो उसके सामने से ओझल नहीं होता, हटता नहीं है। तो वस्तु स्थायित्व इसका मतलब है। और पूछा भी गया है तो वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है, तो आपको बताया जाता है कि आप बताए भी होंगे और आपने प्रैक्टिस देखा भी होगा, तो आप सीधा बताइएगा कि भाई सब वस्तु स्थायित्व पूछे तो कहिएगा संवेदी पेशी अवस्था में है, जिससे हम सेंसरी मोटर बोलते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, बच्चा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित करके व्यवहार करता है। जैसे उसमें क्या करेगा, हंसना, मूल प्रवृत्तियों का मतलब हंसना है, रोना है, बोलना है, जैसे उनकी मूल प्रवृत्तियां हैं। और मूल प्रवृत्तियों की जनक आप जानते हैं कि मैकडूगल को बोला जाता है। वैसे भी उन्होंने कहा जो जितना भी वर्क करेगा बच्चा 0 से 2 वर्ष में और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करेगा।
तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रावर्ती क्रिया का मतलब होता है कि बच्चा जिस भी चीज में आपको, जैसे है बच्चा जब 0 से 2 वर्ष होता है, कभी कभी कोई चीज बच्चा काम करता रहता है तो उससे में उसको मजा आने लगता है और वही चीज बार बार बोलता है। जैसे आप कभी क्या है कि जब बच्चा कोई चीज, जैसे कोई शब्द हुआ, जैसे घरों में नहीं होता है कि कोई चीज बच्चा बोल रहा है तो उसको मजा आ रहा है तो आप कहते हैं और बेटा और बेटा और बोलिए, तो उसी प्रकार प्रावर्ती जैसे रिपीटेड कोई बात हुई तो उस चीज को बार बार बच्चा दोहराता रहता है, तो उसमें मूल जो प्रवर्ती क्रिया है उसमें बच्चा क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। यह भी आपको रखना है, अपने दिमाग में रखना है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी सब पूछे गए हैं। अच्छा, अनुकरण की बात करें तो अगर कहे बच्चा किस आधार पर बच्चा 0 से 2 वर्ष में अनुकरण करके सीखता है। अच्छा, स्मृति आधारित अधिगम, तो स्मृतियों पर आधारित अधिगम करता है, मानसिक निरूपण के आधार पर करता है, ये सभी के आधार पर बच्चा इंद्रियों के पर आधारित होकर के बच्चा सीखने की कोशिश करता है। ये तो रही विशेषताएं। ये क्या रही आपकी पहली अवस्था की विशेषता, जिसका था 0 से 2 वर्ष। अच्छा, दूसरी अवस्थाओं की बात किया जाए तो दूसरी अवस्था आपके सामने होगा पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिससे हम बोलते हैं आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसका एज उन्होंने बताया 2 से 7 वर्ष इसका एज होता है। अच्छा, इसमें उन्होंने विशेषताएं भी बताया। अच्छा, विशेषताओं में कहा कि अविलोमिता का गुण पाया जाता है। इसमें क्या अविलोमिता का गुण पाया जाता है, मतलब अविलोमिता का मतलब है रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं, मतलब उसमें से बच्चे अपने आप को रिवर्स नहीं कर पाता है, जिससे रिवर्स का अपने आप को रिवर्स नहीं कर पाता है। कोई चीज़ आपने बताया वो तो जैसे अगर बच्चे बताया तो उस समय सुन जाएगा, लेकिन आप जब कहेंगे बेटा अच्छा फिर से बताओ ऐसा ना वैसा, तो बच्चा घूम जाएगा, नहीं समझ पाता है। तो अपने आप को रिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चे में नहीं पाया जाता और कई बार आपसे पूछा भी गया है। जैसे आपने कोई शब्द लिखा, मान लीजिए बच्चे को आपने बताया कि बेटा देखो ये क्या है, कहेगा वाह है। ठीक है, तो ऐसा तो उसके पास उतना जानकारी होता नहीं है, लेकिन आपने बताया कि भाई या क्या है तो वाह है, फिर आपने ऐसा लगाया तो बच्चा कहेगा का है, लेकिन आपने इसको हटा दिया, इरेज कर दिया। भाई इसको क्या कर दिया आपने, इरेज कर दिया, पीछे वाला जो है डंडा जो लगाया था इरेज कर। आप पूछिए कि भाई ये कहाँ गया का, तो कहेगा पता नहीं कहाँ गया, तो मतलब उसको ये नॉलेज नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं, तो ये चीजें उसको नहीं, तो आपने आपको घुमा नहीं पता, विलोमिता नहीं का गुण नहीं होता, जिसे बोला जाता है अविलोमिता। और बहुत बार पूछा गया, जिसे आप विलोमिता बोल सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं अपलटावीपन का गुण होता है, जैसे अपलटावीपन आप इसे बोल सकता है, अपलटावीपन भी बोल सकते हैं आप सभी। अपने आप को पलट नहीं पाता है, संरक्षण का अभाव, बच्चा कोई चीज आपका कंजर्वेशन का गुण बच्चे में नहीं होता है, संरक्षित नहीं कर सकता है, इसलिए हम बोला जा सकता है कि संरक्षण का अभाव होता है। और अगर के केंद्रीकरण, बच्चा एक किसी बिंदु पर फोकस होकर के क्या करेगा, कोई चीज वर्क करने की कोशिश में लगा रहेगा, केंद्र सेंट्रलाइजेशन जिसे बोलते हैं, और जो भी आप बताएंगे ना उसी पर एक फोकस करेगा। जैसे आप कभी कभी आपने देखा होगा 2 से 7 वर्ष का बच्चा है और कभी कभी आपके घर में कोई आ गया मेहमान, तो मेहमान आने के बाद बहुत से लोग हैं कि मेहमान आने के बाद ही बिस्कुट विस्कुट या कुछ भी नमकीन वमकीन मंगवाते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। तो जैसे आपने बोला कि भाई धीरे से गए अपने बच्चे से कहे कि भाई 2 से 7 साल का बच्चा है, बगल में कोई दुकान है, तो आपने कहा कि भाई देखो जाके बिस्किट लेके आओ, एक पार्ले ले आना या 20 ले आना, जो भी आपने बताया। तो बच्चा दौड़ता हो, पैसा आप दिए और लेके गया, भाई उसकी दुकान पे हो सकता ना हो, और जैसे दुकान पे नहीं होगा तो बच्चा कहेगा, आंख उन्हीं के सामने बोल देगा कि भाई नहीं है पापा, नहीं है ये पार्ले बिस्किट या 20 बिस्किट नहीं है, तो आपका पोल तो खुल जाएगा वैसे। तो बच्चे के बीच या नहीं होता कि उसके स्थान पर क्या ले जाएं, जैसा बच्चे को आपने बताया आप बताएंगे उसी प्रकार से बच्चा बोलेगा, उससे ज़्यादा ना कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, दूसरे 11 साल का बच्चा रहेगा, जिसे मान लीजिए आपके बच्चा मूर्त संक्रियात्मक में पहुंच गया है, तो बच्चा उस कार्य को कर लेगा। मान लीजिए वो पार्ले बिस्किट नहीं है तो फिर 20 ले आएगा, 20 नहीं है तो गुड डे ले आएगा, कोई ना कोई बिस्किट ले आएगा उसके स्थान पर। लेकिन यह बच्चा जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है तो बच्चे को जो आप जितना कहेंगे उतना ही करेगा, उससे बेसिस ज्यादा नहीं कर सकता है। जीववाद की बात करें, जीववाद जिसे बोलते हैं निर्जीव को सजीव समझना, यह भी पूछा जाता है कि बच्चा निर्जीव को सजीव कब समझता है, तो 2 से 7 साल का बच्चा होता है तो निर्जीव को सजीव समझता है। तो बच्चा कभी कभी आपने खिलौने उन्होंने देखा होगा आपने, खिलौने बच्चा चला रहा है तो हाथी घोड़ा कैसे होते हैं, बच्चा छोटा है तो हाथी घोड़ा से खेलता है, तो आप कहेंगे कि पहले आपने देखा होगा कि स्लीपर से जो चप्पल होता है घर पे और गांव में होता है, तो बच्चे काट करके उसको एक गाड़ी का रूप देते हैं, है ना, गाड़ी का रूप दे करके वो बच्चा उसी में भुग भुग करके चलाएगा। इसका मतलब नहीं गाँव में ट्रैक्टर की तरह कहेगा अरे ट्रैक्टर टाली आ रहा है, इस तरह बनाएगा, तो वो मुँह उससे बोलता भी रहता उसी आवाज़ में।
तो इस तरीके से करा कि हटो हट जाओ, जो नहीं तो दबा देगा, ऐसा कर देगा, तो उसको लगता है कि भाई जो निर्जीव है वो अभी सजीव का काम कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चा निर्जीव को सजीव समझता हमेशा से। अच्छा, गिनती वर्णमाला, जैसे गिनती वर्णमाला क्रम आदि की शुरुआत, तो बच्चे जब 2 से 7 साल का रहेगा तो गिनती वर्णमाला धीरे धीरे उसमें शुरुआत हो जाता है, बच्चा सीखने लगता है, बोलने लगेगा गिनती का, जैसे 1 2 3 4 5 धीरे धीरे। अच्छा सही, उसमें बच्चे को एकदम पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाता, लेकिन हाँ धीरे धीरे शुरुआत करता है, इसको ध्यान में रखना है, शुरुआत। और कभी कभी यहाँ पर शुरुआत की जगह आरंभ लिखा होता है। अच्छा, आरंभ लिखा होता है कभी कभी, आप इसको ध्यान दीजिए। आरंभ और प्रारंभ में अंतर होता है। आरंभ का मतलब होता है कि पहली बार स्टार्ट करना है, और प्रारंभ का मतलब होता है एक बार हमने स्टार्ट कर दिया है फिर से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तब होता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि भाई इसको शुरुआत होता है धीरे धीरे, कभी अभी तक बच्चा सीखा नहीं, धीरे धीरे शुरुआत करेगा। इसके बाद दूसरों के दृष्टिकोण को समझ पाने में अयोग्य या असफल कह सकते हैं। जैसे आपका दृष्टिकोण कुछ है, आपने किसी दृष्टिकोण से बच्चे को कहा कि भाई उसके पड़ोस के घर में नहीं जाना। कभी कभी हमने देखा होगा 2 से 7 साल का बच्चा होता है तो पड़ोसी उड़ोसी के घर में खूब जाता है खेलने के लिए, जाता है ना, तो बच्चे हमारे पड़ोसी 2-4 थप्पड़ जड़ भी दिया उसे, और जब भों भों करते रोते हुए घर आएगा। अच्छा, घर आ गया तो आप कहेंगे देखो बेटा मत जाया करो, जो आपके पड़ोस के उन हैं वो आपको पीट देते हैं, मत जाया करो उनके घर। तो बच्चा कहेगा ठीक ठीक पापा नहीं जाएंगे, और इसके बाद थोड़ी देर बाद 1 आध घंटे बाद जाएंगे, देखेंगे फिर से पहुंच गए उनके पड़ोसी के घर। तो आपने किसी अच्छे पर्पज से बोला कि भाई जो है नहीं जाना चाहिए बेटा, तुमको मार देता है पीट देता है, तुम मत जाया करो उसके घर, लेकिन फिर भी बच्चा पहुंच जाएगा। तो उसको ये नहीं है कि भाई जो है असफल, जो आप समझ रहे हो कि भाई उसको पीट देता है, मेरे बच्चे को ऐसा कर देता है वैसा कर देता है, तो आप अपने नजरिए से बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन बच्चा उसको बारे में सही तरीके से नहीं जानता है, उस समय बोल देगा फिर भी चीजें नहीं कर पाएगा। अहम केंद्रता का मतलब है, अहम केंद्र का मतलब है कि अपनी चीजों को एक अपने बिंदु पर फोकस रख के सोचना। जैसे आप कोई चीज, बच्चा 2 से 7 साल का होता है, जैसे आपने कहा कोई सामान बच्चा लेके बैठा है, खाने वाने वाले सामान, तो खाने वाला सामान तो सब लेके बैठ जाएगा, आप कहोगे बेटा दे दो हमको दे दो, तो बच्चा कहीं नहीं देगा। और कभी कभी आपने देखा होगा 2 से 7 साल का बच्चा है, कभी आप घर में आए और घर में आप हैं और 1-2 पैकेट मान लीजिए कोई कुरकुरे उरकुरे लेके आए आप, और बच्चे को दे दिए, एक आप अपने पास रख लिए, तो बच्चा आपसे भी ले लेगा, पहले दिखाएगा ठीक है पापा एक काम करो आप हमको दे दो, अभी हम आपको दे देंगे। तो पहले आपका खा लेगा, फिर आप कहोगे बेटा अब लाओ अपना दो, तो नहीं देगा। तो इसीलिए बोला जाता है अहम केंद्रता, मतलब अपने चीज़ों का अपने चीज़ों का उसको लालच होता है, अहम केंद्रता अपने चीज़ों को देना नहीं चाहता है। तो इस तरीके से 2 से 7 साल की एज में बच्चा इस तरीके से बिहेव करता है। ये आपको बिहेव याद रखना है, जो हम कहानी बता रहे हैं इसको आपको दिमाग में रखना है। और जब ऐसे पेपर में कॉन्सेप्चुअल जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो यही कहानी आपको काम करेगा। अच्छा, हम सीधे बता भी सकते हैं, जैसे अविलोमिता का गुण किसमें है या संरक्षण का अभाव किसमें है, तो फिर आपको भूल सा जाएगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो टाइम वेस्ट मत सोचिए, अभी आपको धीरे धीरे सीखना है। अच्छा, सीख के जाएंगे तो पेपर में वही आएगा। आपको पता है 2 क्वेश्चन जिन पे से आना निश्चित है, आएगा ही आएगा, तो फिर आएगा तो फिर आपको क्यों, तो एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो 30 में 30 आपको हासिल हो पाएगा। अच्छा, भागे दौड़ते हुए पढ़ेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अब लास्ट तक अभी यहाँ कूद रहे हैं वहाँ कूद रहे हैं, आपको एकदम कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, एक एक वीडियो कहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, कहाँ से कितना बना है, पूरा हम नॉलेज देंगे आपको। पूरे पहले क्लास से जुड़ना है, हर क्लास को अच्छे से देखना है, शेयर करना है, पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। आगे हम चलें, अगर बात किया जाए प्रश्न संख्या, अगर बात किया जो तीसरी अवस्था है जिसे बोलते हैं हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 2 स्टेज आपने समझ लिया होगा, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें, जिसे बोला जाता है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, मूर्त और ठोस संक्रियात्मक अवस्था की बात किया जाए तो 7 से 11 वर्ष इसका होता है। तो आपको मैंने बताया भी 7 से 11 वर्ष होता है। तो इसमें कुछ विशेषताएं हैं और विशेषताओं से संबंधित एग्जामिनर पूछता है। जैसे अभी आपने देखा था दूसरी अवस्था में देखा कि भाई साहब अविलोमिता का गुण पा रहा है, जिसमें बच्चा अपने आप को रिवर्स नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसमें जब बच्चा 7 से 11 में जाएगा तो इसमें अपने आप को रिवर्स कर लेगा, जिसे बोलते हैं जिसे विलोमिता बोला जाता है, जिसे बोला जाता है पलटावीपन भी बोला जाता है, पलटावीपन भी बोला जाता है। यह भी आपको रखना है जी। इससे प्रवृत्ति क्रिया तो आपको प्रवृत्ति क्रिया पूछेगा तो पहले में जाइएगा, ठीक है, प्रवृत्ति क्रिया आपसे पूछेगा। तो इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि भाई विलोमिता हो गया, आपको पलटावीपन हो गया, तो आपको तीसरे में जाना, अच्छे समझ लीजिएगा। जैसे संरक्षण, यहाँ पर अभी आपने देखा था दूसरे स्टेज में संरक्षण, आपको मैंने संरक्षण का अभाव बताया था, कंजर्वेशन बच्चा नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर लेगा बच्चा अपने आप को कंजर्वेशन। जैसे आपने कुछ बताया, जैसे आपने गिनती सिखाया, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो आपने देखा होगा कि 1 2 3 4 5 7 ऐसे ना 6 7 8 9 10 आप बोलते रहते हैं, तो बच्चा वैसे बोलेगा। फिर आप कहोगे बेटा एक काम करो पढ़ो, तो बच्चा 1 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 3 पढ़ता है।
तो इसलिए 2 से 7 साल की एज में बच्चा ऐसा ही बिहेव करेगा। लेकिन जब बच्चा 7 साल से ऊपर जाने लगता है, मतलब सॉरी 6-7 साल, ऐसा नहीं एक्यूरेट जैसे 7 साल का होगा तो उसके अंदर कुछ आ जाएगा। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उससे उससे धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चा जब 6.5-7 साल का होगा ना, तो धीरे धीरे अपने आप को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने लगता है। और जैसे आप बोलोगे कि भाई आप पढ़ो गिनती, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ही पढ़ेगा, अब आगे पीछे नहीं करेगा, तो उसको कॉन्सेप्ट पता है, एक सीक्वेंस का पता चल जाता है। तो संरक्षण बोले विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि एक आपके सीटेट में पेपर पूछा जाता है कि एक मैम है और उनका नाम, जो मैम है एक शिक्षिका है, जो 2 समान प्रकार से गिलास ली हैं और उस दोनों समान प्रकार के गिलास में पूरा पानी भरा हुआ है और उस दोनों को मतलब कि एक अलग गिलास में पलटती हैं, जिसमें से एक चौड़ा गिलास है, एक पतला गिलास है। और इसके बाद आप फिर बच्चों से पूछती है कि भाई किसमें पानी ज़्यादा है, तो कहेगा बच्चा कहेगा जिसमें जो पतला गिलास उसमें पानी ज़्यादा है। तो इस तरीके से विकेंद्रीकरण वाला मतलब इस तरीके से पूछा जाए तो आप जानिएगा विकेंद्रीकरण उसका आंसर होगा। तो कभी कभी आपसे पूछा भी गया है और एग्जाम में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो आपको मिलेगा। तो ऐसा विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब आपसे आप उसको डिसीजन नहीं, कभी कभी आप देखिए घर और में जब आम उम आता है घर में, जैसे आम का सीजन आ गया गर्मी में, तो फिर क्या होगा कि आपके घर में आया तो आप देखे होंगे कि एक अलग अलग आम का साइज तो अलग अलग होगा होता भाई, एक कोई चौड़ा आम रहेगा, कोई एक पतला सा लंबा सा रहेगा। तो आप कभी भी देखते होंगे कि अभी तक मानसिकताएं बनी होगी आप लोगों की कि जो पतला और लंबा है और उसी को हम लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इस वजह से हमको लगता है इसी में ज़्यादा ये चीज़ें भारी हैं, ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो चौड़ा होगा उसको हम पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि ये सारी चीज़ें हैं। जैसे श्रृंखला है, अब जो श्रृंखला का सीरीज, जैसे आप अब बच्चे जब 7 से 11 वर्ष में जाएगा ना, तो आपको एक सीरीज में एक सीक्वेंस में लगाना सीख जाता है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ सीरीज और सीक्वेंस में कैसे लगाना है। जैसे गणितीय संक्रिया, अब बच्चा जब 7 से 11 वर्ष की एज में जाएगा तो गणितीय संक्रिया जैसे प्लस माइनस गुणा भाग ये सभी धीरे धीरे आप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, बच्चा एक क्लासिफिकेशन में मतलब होता है जैसे 3 वर्ग है, मान लीजिए 3 वर्ग, 3 खिलौने हैं, 3 साइज के खिलौने हैं, एक छोटा साइज है, एक मीडियम साइज का, एक थोड़ा सा बड़ा साइज का है, 3 साइज का है। तो उसको बच्चों को पता है कि इस छोटे साइज में क्या रखना है, बीच वाले मिडिल में क्या रखना है और जो बड़ा साइज है उसको किसमें कौन सा रखना है। तो एक तरीके से वर्गीकरण करना सीख जाता है। ठीक है। आगे बात करें तार्किकता की शुरुआत, धीरे धीरे बच्चे में तार्किकता की शुरुआत या हम बोल सकते हैं तार्किकता के आरंभ। बच्चा अब इसमें रीजनिंग बेस्ड जो थिंकिंग है वह धीरे धीरे अब उस पर वर्क करना शुरू हो जाता है, बच्चा सीखना शुरू कर देता है। समानता अंतर या समानता जिसे इक्वलिटी क्या है और जिसमें डिफरेंस क्या है, क्या किसमें अंतर है, जैसे अंतर का मतलब है कि कौन सा अंतर है, क्या इसमें से डिफरेंट है, वो चीजें पहचाना शुरू कर देगा जब 7 से 11 वर्ष से। और जब आप पेपर में देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको हूबहू लग जाएगा क्या इसका मतलब है और क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो अभी तो आप बेस समझिए, आप कॉन्सेप्ट के सीखेंगे, आप सीधे, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिए हैं। तो प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको क्वेश्चंस नहीं, आप जब आपके भीतर कॉन्सेप्ट रहेगा ना, तो आप सिर्फ 10 ही क्वेश्चन, आपको अगर 30 क्वेश्चन हम दे दिए तो फिर 30 ही क्वेश्चन में आप पूरी तरीके से समझाएंगे जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर रहेगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर तो 30 क्वेश्चन पूरी पर्याप्त मात्रा में आप पूरी जीन प्याजों को सीख जाएंगे। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट सीखे ही नहीं रहेंगे, आपको 100 क्वेश्चन करा देंगे, फिर भी आप नहीं अच्छे तरीके से उसमें आपको जो एक तरीके से अच्छे तरीके से सीख लेना चाहिए वो आप सीख में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस के जरिए सारी चीज नहीं हो सकती है। तो फिर प्रैक्टिस को लास्ट टाइम में, पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है, अगर 30 क्वेश्चन सही करना है तो फिर हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और आपको एक सीक्वेंस में चीजें पर डे क्लास में पढ़नी पड़ेगी। तो आपको पता ही है 2 बजे क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है। तो फिर आपकी बात किया जाए इसमें गणितीय संक्रिया, अब जैसे गणितीय संक्रियाओं का मतलब है, अब बच्चा गणितीय संक्रिया कर लेगा, ये सारी चीजें आपको समझा दिया गया है, सिखा दिया गया तीसरी अवस्था का। अब चौथी अवस्था की बात करेंगे। चौथी अवस्था जिसका एज हमने बताया था 11 से 15 वर्ष होता है, जिसे हम बोलते हैं एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। और बच्चा धीरे धीरे जब 11 से 15 साल की एज में जाएगा तो बच्चे में अब तार्किक चिंतन जो है शुरुआत हो जाता है, मतलब परिपक्व हो जाता है, आप तार्किकता रूप से सोचने समझने लगेगा। तो पहले में तो तार्किकता होता नहीं, पहले में सिर्फ संवेदना के आधार पर करता है। दूसरे में धीरे धीरे क्या होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होने लगता है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में। तीसरे में जो बच्चा सामने देखेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसीलिए बोला जाता है, जो बच्चा सामने देखेगा उसी पे काम करेगा। चौथी अवस्था में जो बच्चे के सामने नहीं है फिर भी वह चीजें कर लेगा। तो जैसे अमूर्त चिंतन, जो बच्चे के सामने नहीं उसका भी चिंतन करना शुरू कर देगा। जैसे अपसारी चिंतन, अपसारी का मतलब है जैसे कई तरीके से उसमें मानसिकता आने लगेगा कि कई तरीके से इसको कैसे सोचा जाए, उस पर काम करना शुरू कर देता है।
परिकल्पनात्मक चिंतन का मतलब है कि एक कल्पना, एक इमेजिनेशन कर पाता है, एक इमेजिनेशन, एक थिंकिंग पावर जनरेट हो जाता है कि हाँ इसके बारे में कैसे सोचा जाए, कैसे समझा जाए, उस पर भी काम करना शुरू। ये तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन मतलब है कि रीजनिंग बेस्ड थिंकिंग उसमें मजबूत हो जाता है, तार्किक भी चिंतन। आगे पियाजे ने, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, पियाजे के अनुसार बच्चे के सीखने के लिए उसके वातावरण के साथ खुद के अनुभव जरूरी है, ना कि समाज। तो आपको मैंने कई बार बताया है कि जिन पियाजे मानते थे, जिन पियाजे कहते थे कि भाई उनको समाज की कोई जरूरत नहीं है, उनको हम जो भी आपको सिखाना है बच्चे को हम चीजें प्रोवाइड कर दें, जैसे कोई भी हमको पढ़ाना है बच्चों को तो हम चीजें कापी किताब उपलब्ध करा दें, उनको जैसे कोचिंग उपलब्ध करा दें, ये सारी चीज दे देंगे तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। उनको कोई जरूरत नहीं, पढ़ाने में बहुत विशेष जरूरत नहीं, बच्चा धीरे धीरे उसमें एडजस्ट करता जाएगा, अपने आप को अनुकूलित करता जाएगा और सीख जाएगा। उनका रोल ही था कि बच्चा खुद से सीखेगा, बच्चा खुद से सीखता है। वहीं पर वाइगोस्की में थोड़ा सा अंतर है। वाइगोस्की कहते हैं बच्चा दूसरे के साथ सीखता है, समाज से साथ सीखता है, एक सोशल इंटरेक्शन करता है, समाज से अंतर्क्रिया करेगा तो ही सीखेगा, अदरवाइज सीख नहीं सकता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। चलेंगे आगे, हम बात किया प्रश्न आपके सामने। अब स्कीमा, जैसे चारों अवस्थाओं के बारे में हमने आपको बताया, उसकी विशेषताएं भी बता दिया है। अब आपको अवस्थाएं, विशेषताएं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। जब भी अभी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो फिर आपको आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन पियाजे के, स्कीमा जिसे बोलते हैं प्रारूप या योजना बोला जाता है, और इसमें उन्होंने कहा कि बच्चे की सूचनाओं का भंडारण गृह जहां पर हम अपनी सूचनाएं या सहेज कर एक निश्चित योजना के अनुसार रखता है। जैसे स्कीमा का सीधा सा तात्पर्य समझिए, जैसे जो भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक आपको बताया, कुछ तो बताया ना, अभी कुछ देर से मैंने बताया चार अवस्थाएं होती हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था या फिर कहाँ के निवासी थे या कब क्या किस पर वर्क किए, जो सारी चीजें मैंने बहुत देर से आपसे बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं अपने माइंड में सेट कर रहे होंगे, और भाई सेट करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तभी तो आप कर पाएंगे। सेट नहीं करेंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ना फिर। तो आप कहीं ना कहीं सेट कर रहे होंगे अपने माइंड में ये सारे कॉन्सेप्ट को। जब आप कॉन्सेप्ट को सेट कर रहे हैं तो कहीं जहां पर माइंड में आप सेट करते हैं और व्यवस्थित तरीके से, उसे ही बोला जाता है स्कीमा। उसे भी क्या बोला जाता है, उसे ही स्कीमा बोला जाता है। ऐसा कौन कहते हैं, जिन पियाजे कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बात किया जाए। नेक्स्ट बात करें अनुकूलन। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा अपने आप को क्या करता है, बच्चा अपने आप को अनुकूलित करके सीखता है। अनुकूलित करके सीखता है मतलब दो तरीके से उन्होंने बताया कि अनुकूलन दो तरीके से बच्चा करता है। एक तो करता है, जैसे यहाँ पर देखिए, जानकारी की जरूरत के अनुसार ढालना, तो अपने आप को जानकारी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसे दो तरीकों से उन्होंने बताया, एक तो बताया समावेशन तरीके से, जिसे बोलते हैं आत्मसातीकरण। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिसे यहाँ समावेशन है, जिसे हम बोलते हैं आत्मसातीकरण। और दूसरा उन्होंने बताया कि जिसे बोला समायोजन। जिसे बोला समायोजन का मतलब होता है कि इसमें नई जानकारी और पुरानी जानकारी में अंतर कर पाता है। दो तरीके से उन्होंने बताया कि भाई दो तरीके से बच्चा अपने आप को एडजस्ट करेगा। एक तो पढ़ेगा समावेशन तरीके से, दूसरा करेगा समायोजन तरीके से। समायोजन समावेशन दो तरीका बताया। इसमें से उन्होंने कहा समावेशन में क्या होता है, समावेशन में सिर्फ जैसे पहले आपके पास जो भी जानकारी रही हो, मान लीजिए आपने जब डीएलएड या बीएड किया होगा तो कुछ न कुछ जिन पियाजे के बारे में जानते रहे होंगे। अच्छा, जानते रहे होंगे तो उसमें क्या है, आप अभी जो जानकारी हम दे रहे हैं उस जानकारी को ले जाके आप सेट कर रहे होंगे उसी में। तो आप पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ले जाकर सेट कर देना ही क्या है, उसे हम बोलते हैं समावेशन। उसे क्या बोला जाता है, उसे ही बोला जाता है समावेशन बोला जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। उसे हम क्या बोलते हैं, समावेशन बोलते हैं। जब हम पुरानी जानकारी में नई जानकारी को सेट कर दें और उसके बीच अंतर ना कर रहे हों तो उसे बोलते हैं समावेशन, जिसे आत्मसातीकरण बोला जाता है, जिसे एसिमुलेशन बोला जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा भी गया, पुरानी जानकारी में नई सूचना को जगह देना। जैसे पुरानी जानकारी अपने पास है, नई जानकारी हम बता रहे हैं, उसको सिर्फ उसी के साथ ले जाकर जोड़ देना, अब बोलेंगे समावेशन है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम में लिखा गया है, उड़ने वाली पक्षियों में तोते के बाद गौरैया को भी शामिल करना। जैसे आपने देखा कि भाई साहब चिड़िया क्या उड़ती हैं, ठीक है, चिड़िया उड़ती हैं, तो जैसे आपने देखा तोता उड़ता है तो फिर गौरैया को भी देखा, गौरैया भी उड़ता है, तो आप कहेंगे भाई जितने भी चिड़िया हैं सब उड़ते हैं। तो ये तरीका क्या है, आप कह सकते हैं भाई ये तो हम समावेशन हो गया। तो जब हम अपने आप को किससे एडजस्ट करें, जब पुरानी कोई जानकारी रहे उसी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ले जाकर सेट कर दें तो उसे समावेशन बोला जाता है। हर पक्षी को कौवा समझना, हर पक्षी को कौवा समझने का मतलब है, जैसे आपने देखा काला, जैसे आपने काला देखा, काले को देखा कि कौवा काला होता है, तो कोयल भी आपने देखा तो आपने कहेंगे भाई कोयल भी देखा तो आप कहेंगे भाई या कोयल नहीं है कौवा ही है, क्योंकि आप कलर के आधार पर। लेकिन जब आप देखेंगे कि कौवा कोयल में आवाज में अंतर करने लगेंगे तो फिर आपके अंदर समायोजन आ जाएगा। जब तक आप अंतर नहीं करते, ले जाके जानकारी को सेट करते हैं, तब तक भाई साहब आपका समावेशन होता है।
लेकिन समायोजन तब हो जाता है जब आप पुरानी जानकारी जो आपके पास है उस पुरानी जानकारी में जब आपके पास कोई नई जानकारी आती है तो फिर अपने आप को अंतर कर पाते हैं। पुरानी और नई जानकारी में जब आप अंतर कर ले जाएं तो उसे बोलते हैं समायोजन। तो यह भी दिमाग में रखना, नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में गलत हो जाना। देखिएगा, जैसे नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत हो जाने को या विरोधाभास हो जाने को क्या बोला जाता है, उसे पूरा व्यवस्थित करना हम कह सकते हैं समायोजन कहलाता है। जैसे आपने जीन पियाजे के बारे में कुछ न कुछ पढ़ा होगा। अच्छा, अब आपको मान लीजिए उस समय आपने कुछ गलतियां पढ़ ली रही होगी या फिर आपको कौन सा उतना सही तरीके से पता नहीं था, तो अब जो भी जानकारी हम दे रहे होंगे वह जानकारी आपको मान लीजिए समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ भी रहा होगा, तो उसको क्या है, पुरानी जानकारी को एकदम हटा देना, मतलब पुरानी जानकारी और नई जानकारी के बीच अंतर कर ले जाना। आपका अपने आप को क्या कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं। और जब अंतर नहीं कर रहे थे तब आपका समायोजन था। समायोजन समावेशन में यही अंतर है और पूछा भी जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है, एग्जाम्पल में लिखा है काला केवल कौवा है, या याद करने के बाद कोयल देखने की आवाज से उसमें अंतर कर लेना। जैसे आपने देखा था काला जो है, जब भी काला आपने देखा तो आपको कोई बता दिया कि भाई काला कलर का कौवा होता है, और जब भी आप काला कलर का कोई भी पक्षी देख रहे हैं तो आपको हमेशा से लगेगा भाई कौवा ही कौवा है। लेकिन जब आप उसके आवाज में अंतर करेंगे तो आपको लग पाएगा भाई कौवा तो सब नहीं होते हैं, काले कलर के बहुत सारे पक्षी हैं, तो फिर धीरे धीरे आपको अंतर पता चल जाएगा। तो इसलिए हम बोला जाता है जब समावेशन में क्या होगा, समावेशन में इतना समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। इसमें आपको भाई रखना है दिमाग में यार कि इसमें सिर्फ हमेशा से पुरानी जानकारी को जगह दी जाएगी। पुरानी जानकारी को क्या दी जाएगी, पुरानी जानकारी को महत्व दी जाती है इसमें। और इसमें जो है आपका पुरानी जानकारी को महत्व दी जाएगी इसमें, और समायोजन में क्या होगा, इसमें हमेशा से नई जानकारी को महत्व दी जाएगी। जो जब भी जो पुरानी जानकारी को नहीं, जब भी कोई नई जानकारी आएगी जानकारी को महत्व दिया जाएगा और उसको अंतर कर पाएंगे आप। इसमें क्या होगा, इसमें अंतर कर पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम हमारे ख्याल से अब होगा नहीं। इतना आपको अच्छे से रखना, हर पॉइंट को समझिए। अगर नोट्स बना सकते तो नोट्स भी आप लोग अच्छे से बनाइएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो उन्होंने एक और शब्द दिया, एक और शब्द दिया जिसे बोलते हैं साम्यकरण संतुलन या सामधान। एक ही शब्द है। जब आपके विचार जैसे आपने कुछ कभी होगा कि आपने कभी कोई चीज सीखा है और उसी चीज में ले जाकर कोई चीज सेट कर रहे हैं, तो आपने देखा कि समावेशन बोला जा रहा है। जो आपने पहले सीखा और जो नई जानकारी जा रही है उसमें अंतर कर रहे हैं तो समायोजन है। लेकिन आपने कभी ऐसा है, कभी आप जानते ही तक नहीं होंगे, आपको नई जानकारी एकदम सा मिल रहा होगा, भाई आपको कभी पता ही नहीं चल था कि जीन पियाजे के बारे में कैसे क्या है, और आपके भी पहले आपके अंदर कोई जानकारी नहीं दी जाए, आपको भरा जाए, आपको देने की कोशिश की जाए, तो आप उसे बोलेंगे, उसे बोला जाता है साम्यकरण संतुलन या समाधान। मतलब जब भी कोई जानकारी में विरोधाभास ना हो, विरोध ना हो, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, उसे साम्य संतुलन बोलेंगे। तो ऐसा भी लिखा भी गया है, जब बच्चे की सूचनाओं में कोई भी विरोध नहीं होता है तो उसे हम संतुलन बोलते हैं। तो आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें विरोध कैसे है। तो देखिएगा, और महत्वपूर्ण चीजें जैसे जीन पियाजे के सिद्धांत की चर्चा करें तो आपके सामने मैंने बताया कि संज्ञान विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था, और संज्ञान विकास के सिद्धांत पर उन्होंने बुक भी लिखा था। तो उन्होंने कितने जो फेमस उनके सिद्धांत है, जैसे फेमस सिद्धांत उन्होंने दिया कि भाई साहब भाषा और विचार पर भी उन्होंने चर्चा किया था, भाषा में विचार पर बात किया था, जिसमें उन्होंने विचार को महत्व रखा था। और उनकी पुस्तक थी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ऑफ ए चाइल्ड, जिसे देखिएगा ऑफ ए चाइल्ड, यहाँ पर देखिएगा ऑफ ए चाइल्ड, या उनकी पुस्तक है। इसे आप लोग किस में लिखा है, वह लैंग्वेज थॉट लिखा है भाषा और विचार पर, जब उन्होंने सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने विचार को महत्व रखा था, भाषा को नहीं। नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने द्वारा दिया गया है, और नैतिक विकास का सिद्धांत में उन्होंने पुस्तक लिखी थी द मोरल जजमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड अगर पूछा जाए कि किसकी बुक भाई, तो आप कहेंगे जीन पियाजे की बुक है, और इसमें उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अच्छा, आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो फिर बुक लेकर के ऑनलाइन आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। चलिए, संज्ञान विकास का सिद्धांत जो आपको मैंने बताया, संज्ञान विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं थी, और तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, और बुक थी उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। तो द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड अगर पूछा जाए तो संज्ञान विकास के सिद्धांत को उन्होंने लिखा था, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक आपको पता ही है, बोले ही जाते हैं। ये आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लेना है। चलेंगे, आप कुछ और भी बातें करने वाले हैं, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। जैसे एक आपके सामने कुछ टेस्ट सीरीज की मैं चर्चा कर लेता हूं। जैसे आपको लगता है कि या जो अभी तक सीटेट हो रहा था, जैसे 2 बार सीटेट का पेपर ऑनलाइन हुआ था, पिछली बार से जो है 2 बार से लगातार आपका ऑफलाइन पेपर हो रहा है। उसको ध्यान रखना है कि देखिए मॉक टेस्ट जरूरी है। कोई भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको टेस्ट देना जरूरी है।
जब आप टेस्ट देते हो तो आपका आकलन पता चलता है कि भाई हम कितना सीख रहे हैं। तो आपको पढ़ते भी रहना है, साथ ही साथ अपने आप को मूल्यांकित भी करते रहना है हमेशा से। जैसे हम सभी भी है तो हम सभी भी मूल्यांकित करते रहते हैं कि भाई हम भी जब आप पढ़ाते हैं आपको ना, तो एक तरीके से जब आप पेपर देने जाते हैं तो अपने आप को हम भी एक तरीके से अपने आप का उस दिन हमारा भी पेपर होता है। कैसे? तो आप तो पेपर देने जाते हैं, मान लीजिए आपको नौकरी मिलेगी, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अपने आप को हम सबको भी आकलन करने को मिलता है कि भाई हमने जो पढ़ा है वो चीजें बच्चों को आया है, वह बच्चे के पेपर में फंसा कि नहीं फंसा है। तो हम सबका भी एक तरीके से पेपर होता है, भले लगता है कि एक तरीके से हमारा पेपर नहीं है, लेकिन हमारा भी होता है। तो उस प्रकार से हमेशा से हम सभी अपने आप को मूल्यांकित करते रहते हैं। जो चीजें पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो बच्चों को पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमेशा से दिमाग होता है, हर टीचर का होता है। तो उसीलिए अगर आप देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आप इस टेस्ट पेपर देना भी चाहते हैं, तो आप सभी, आपको चैनल को ऐसे तो पता है स्टडी 91 पे आप पढ़ ही रहे हैं, तो एक अलग सा है आपका प्लेटफॉर्म है, आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा स्टडी 91 प्रो के नाम से। जैसे आप देखिए प्रो, यहाँ पर प्रो है, और या फिर आप गूगल पर सर्च करेंगे स्टडी 91pro.com सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट पेपर जाकर टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को मूल्यांकित कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, और बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है। हर चीज पढ़ाई नहीं होता, कुछ ऐसा चीज होता है जो आपको एक शॉर्टकट, कभी कभी होता है ना, बोला जाता है कि एक आपको पुरानी ढाने वाली पढ़ाई नहीं करनी है, आपको एक अपने आप को कुछ अलग दिखाना है, लक्ष्य आपका हो, लेकिन आपका जो साध्य है वो आपको एक ही होना चाहिए, साधन अलग अलग होना चाहिए। साधन नहीं कि जो पीछे वाला आपके पीछे आगे आप कोई बच्चा पास हुआ है, आपको पूछिए आपकी भाई सीटेड आप कैसे पास हुए हैं, तो कोई कहा जी भाई ये ले लीजिए, बुक ले लीजिए, वैसा ले लीजिए, वैसा ले लीजिए। बाई चांस आपके भीतर वह सुटेबल ना हो, या फिर आपके पास ज़्यादा आपके भीतर क्रिएटिविटी हो, या फिर आपके अंदर कोई क्षमता हो, तो आप सटीक तरीके से कम टाइम में ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आपको ऐसा करना चाहिए, कभी भी किसी का पुराना जो है फॉलो कभी भी आपको नहीं करना है। चलेंगे आप कुछ प्रश्नों की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको संज्ञान विकास के सिद्धांत पूरी तरीके से समझ में गए होंगे, और कोई हमको लगता है कि प्रॉब्लम होने की कोई टेंशन की बात नहीं होगी। अच्छा, जो भी साथी इसे देखे ना हो या फिर आप देखना चाहते हैं, हर चीज़ें आपको अवेलेबल है, और मैं कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक आपको जानकारी दी जाए। जितना भी क्वेश्चन जिन प्याजे से दो क्वेश्चन आते हैं वो आपको पूरी तरीके से समझा लिया जाए। पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से सिखाने की कोशिश करेंगे, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक प्रश्न है। चलेंगे प्रश्न संख्या 1 पर बात करते हैं, जो अभी अभी सिखाया गया चारों अवस्थाओं की विशेषताएं, उसी में से प्रश्न है, कुछ अलग से नहीं है। तो कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि आपको पता है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें से कह रहा है उनके सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होगा तीसरी अवस्था, जिसे हमने बोला कि पहले इंद्रियगामक, दूसरा बोला कि पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा बोला कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, ये तीसरी अवस्था है, तो तीसरी अवस्था का एज भी मैंने बताया कि भाई साहब आपका एज होता है 7 से 11 वर्ष, या भी रखना। और 7 से 11 वर्ष की व्यवस्था जब एज बता रहा था मैं, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बता रहा था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं भी बताया था, और उस विशेषताओं को आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है। चलेंगे आप, कह रहे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक निम्न में से क्या कर पाने में योग्य होता है, क्या उसमें विशेषता हो जाता है? तो पहले लिखा है प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन का मतलब है रिवर्स, जो रिवर्सिबिलिटी या रिवर्सन आप बोल सकते हैं, रिवर्सिबिलिटी जिसे बोला जाता है विलोमिता। एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसको विलोमिता बोला जा सकता है, और विलोमिता या फिर हम विलोमिता या फिर इसे बोला जा सकता है पलटावीपन। अच्छा, ऐसी गुण कब आएगा? तो हमने बताया था तीसरी अवस्था में, और तीसरी अवस्था का आप देखेंगे पीछे, अभी वीडियो आज करके आप देखें, घुमा के देखें तो आपको मिल जाएगा ये चीजें। तो मैंने आपको बताया कि जब तीसरी अवस्था में बच्चा जाएगा तो बच्चे में प्रतिवर्तन, विलोमिता या पलटावीपन वाला होगा। अब दूसरी की बात है, दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, परिकल्पनात्मक आधारित निगमनात्मक तार्किक सोच। तो परिकल्पना, अपने आप को इमेजिनेशन का पावर जनरेट करने के लिए बच्चा चौथी अवस्था में जाता है, इसलिए चौथी अवस्था का विशेषता है। तो हमसे जो पूछा था हमेशा से तीसरी अवस्था पूछा था ना, तो तीसरी अवस्था पूछा, तो चौथी अवस्था कैसे सही होगा? कभी नहीं हो सकता बी ऑप्शन। सी में क्या लगेगा? अमूर्त चिंतन, यह भी क्या है? चौथी अवस्था की विशेषता है। और प्रतिज्ञापित चिंतन की बात करें, यह भी चौथा अवस्था की विशेषता है। तो विशेषता लिखाई गई है, आपको समझ लेना है। तो जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आया तो प्रतिवर्तन शब्द लिखा है, या फिर आपका विलोमिता लिखा है, तो आप समझिए एक ही बात है। तो यह प्रश्न संख्या 1 का जो है ए ऑप्शन बन जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ से चलिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड नंबर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, तो सिद्धांत वही है, बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए
क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। एक क्रम में लगाने की, तो क्रम में लगाने का मतलब एक सीरीज में, एक श्रृंखला में बच्चा कब लगा लेता है। और अब मैंने आपको बताया कि जब बच्चा श्रृंखला में लगाएगा तो बच्चा तीसरी अवस्था में श्रृंखला में, अब देखिएगा तो तीसरी अवस्था में लगा पाता है। और तीसरी अवस्था का क्या नाम है, जिसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे क्या बोला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। तो बच्चा हमेशा से तीसरी अवस्था में ही लगा पाएगा, तीसरी अवस्था में ही लगा पाएगा और तीसरी अवस्था में लगाना बच्चा शुरुआत करेगा। तो ऑप्शन के जरिए चलते हैं। संवेदक जो पेशी है, संवेदक पेशी और संवेदी पेशी जिसे बोलते हैं, यह पहली अवस्था है, तो पहली अवस्था में नहीं हो सकता, बच्चा ऐसा कर ही नहीं पाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो दूसरी अवस्था में भी नहीं कर पाता है, यह भी गलत हो जाएगा। तो बच्चा तीसरी अवस्था में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा कर ले जाएगा, इसलिए ऑप्शन संख्या आपका सी बनेगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चा अभी नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चा सिर्फ सीरीज में लगाने की बात कर रहा है, तो सीरीज में सिर्फ वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही लगा पाएगा। प्रश्न संख्या सेकंड का सी ऑप्शन। आगे चलिएगा, थर्ड नंबर की बात करें, देखिएगा हर प्रश्न को देखते हुए चलें, अच्छा प्रश्न है। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है उसे क्या कहलाता है? जैसे मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत या परिवर्तन करना क्या कहलाएगा? कारण नकल करने जैसा व्यवहार कभी ना होगा। नकल करने जैसा व्यवहार आपको मानसिक रूप से परिष्कृत करता क्या? आप मानसिक रूप से दूसरा पर चेंज करता कभी नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन कभी ना बन सकता। देखिएगा यहाँ पर लिखा है एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं और परिष्कृत और परिवर्तन करता है। परिष्कृत और परिवर्तन करने का मतलब यही तो होगा कि भाई साहब समावेशन, इसे समावेशन बोलेंगे। जैसे परिष्कृत और परिवर्तन करने का मतलब यही तो होगा अपने आप को। देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए जब मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और क्या करता है, परिष्कृत और आपका क्या करेगा, अब परिवर्तित करना। तो समावेशन में मैंने बताया था, समावेशन में सिर्फ पुरानी जानकारी को महत्व दिया जाए, नई जानकारी को। तो यहाँ परिष्कृत और परिवर्तन कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सी ऑप्शन भी तो नहीं बनेगा। अच्छा, बी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, क्योंकि वस्तु स्थायित्व का गुण पहली अवस्था में होता है। अच्छा, मानसिक रूप से परिष्कृत कर रहा है, तो अभी तो सिर्फ जब वस्तु स्थायित्व का गुण इंद्रियगामक में आता है, पहली अवस्था में, तो सिर्फ इंद्रियों के माध्यम से सीख पाता है, इसलिए यह भी नहीं बनेगा। ना ए बनेगा, ना बी बनेगा, ना सी बनेगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? संतुलीकरण बनेगा, ऑप्शन संख्या डी। तो बच्चा अपने आप को क्या कर रहा है, कह रहा है कि मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करता है, मतलब अपने आप को संतुलन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो यही तो होगा प्रश्न संख्या थर्ड का डी ऑप्शन। सीख गए होंगे और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या फोर्थ, कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आप कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे, क्वेश्चन कितना भी लंबा रहे, कितना भी घुमाएगा, तो सीटेट के क्वेश्चन आपको गलत नहीं होंगे। आप देख पा रहे होंगे अभी पिछले कई वर्षों से सीटेट का जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन अब की बार जो है, जो आपका जनवरी में हुआ सीटेट 2024 में, जनवरी के मंथ में हुआ, 25 जनवरी के आसपास था हमारे ख्याल से, 21 या 25 के पास। तो वह आपका जो कितना आपने देखा कि कितना मतलब कम रिजल्ट आया है जूनियर में, और इसलिए आपको दिमाग में रखना है। फिर भी जुलाई में आपका है 7 जुलाई को, तो अभी अच्छे से पढ़ते चलिए। रिजल्ट अच्छा परफॉर्मेंस तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहेंगे। किस स्तर पर बच्चे में, किस स्तर पर बच्चे में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण। अच्छा, जीववादी का मतलब मैंने आपको बताया था दूसरी अवस्था। अच्छा, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एज भी मैंने बताया था कि भाई साहब होता है 2 से 7 वर्ष। जब अभी आप देखेंगे पीछे, अभी आपने लिखा होगा, समझा भी होगा कि जीववाद का गुण जैसे निर्जीव को सजीव समझना बच्चा दूसरी अवस्था में करता है। अब जो दूसरी अवस्था में करता है, आगे चलते हैं, होता है वे मानते हैं कि पेड़ पौधे क्या है, चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए मनसा और इरादे हो सकते हैं। जैसे आप देखा होगा भाई साहब, कभी कभी जब हम छोटे थे और आप भी छोटे रहे होंगे, जब आप बस में बैठते रहे होंगे, तो बस में जब बैठते थे, तो जब बस चलने स्टार्ट करती थी, तो हम सभी क्या होता था, लगता था कि हम चल रहे हैं, और जो पेड़ किनारे रोड के किनारे लगे होते थे, वो भी लगता था चल रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब जब जैसे जैसे हम बड़े होते गए, तो हम सभी को लगने लगा कि भाई साहब निर्जीव और सजीव कैसे हो सकता है। तो इसलिए आपका क्या होगा, तो इसलिए जीववादी दृष्टिकोण होता, जीववादी दृष्टिकोण होता निर्जीव को सजीव समझना तभी होगा जब बच्चा 2 से 7 वर्ष में रहेगा। तो इसमें से 2 संवेदी चालक में आप जानते हैं पहली अवस्था है, और पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष होता है, कभी ना हो पाएगा ये ऑप्शन। दूसरा एकदम सही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि जीववादी दृष्टिकोण दूसरी अवस्था में होता है। तीसरे में जब बच्चा जाएगा तो अपने आप जीववादी दृष्टिकोण खत्म हो जाएगा। डी का ये है ही नहीं विशेषता, तो सीधा सा बनेगा जिसे बोलेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोला जाएगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाएगा। समझते हुए चल रहे होंगे, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या बोला जा रहा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज हम सभी बोलते हैं। ऑप्शन संख्या है आपका बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 5 नंबर। सीखते हुए चलिए, अच्छा प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न करें। प्रश्न संख्या 5 में, पियाजे के अनुसार अनुवांशिक रूप से क्रमादेशिक जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है?
जैविक परिवर्तन का होना आनुवांशिक रूप से मैंने बताया था, उसे संतुलन नहीं बोलते हैं। संतुलन कब होता है? अपने आप को संतुलित करना, ये जैविक रूप से नहीं होता है। अनुकूलन आपको बताया था, मैंने अपने आप को अनुकूलित करने, जैविक का इसमें कोई प्रभाव नहीं है, इसमें समावेशन समायोजन की बात मैंने किया था, ये भी नहीं होगा। तो ये सामाजिक प्रसारण की बात करें तो सामाजिक प्रसारण रूप से वायुगोष्ठी कहते हैं, ऐसा भी नहीं है। या भी सोशल जो है बैलेंसिंग की बात करें तो आपका नहीं बनेगा, सीधे आप कहेंगे कि परिपक्वता। जब आप जैविक रूप से क्रमादेशित करक आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तन का होना, उसे परिपक्वता बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी। ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। अच्छा प्रश्न बहुत बेहतरीन है। अब आपको सामने है कुछ महत्वपूर्ण चीजें युग्म है, जोड़ना है। अभी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है। जिन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण उसकी विशेषताओं का सही सुमेलित युग्म चुनना है। तो सही सम्मिलित युग्म चुनना है। जैसे संवेदी चालक अवस्था ना, संवेदी चालक की अवस्था की बात मैंने आपको बताया भैया कि संवेदी चालक अवस्था बोला था कि पहली अवस्था है, और पहली अवस्था में क्या मानसिक प्रश्न से जूझ लेता है, क्या मानसिक प्रश्न से जूझना भाई साहब चौथी अवस्था में कर पाएगा। कब कहेगा बच्चा? चौथी अवस्था में। तो ये युग्म बनेगा क्या? कभी ना युग्म बन पाएगा। तो आपको पहले से मिलाना है, दूसरे को दूसरे से मिलाना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरे में लिखा है कि भाई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होता है, मैंने यही बताया था। अच्छा वस्तु स्थायित्व को बताया था कि पहली अवस्था में होता है, तो पहली अवस्था में जैसे 0 से 2 वर्ष होता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी तो नहीं मिल रहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता थोड़ी ना वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब होगा तो जिसे इंद्रियगामक बोलेंगे, तो यह भी मैच नहीं करेगा, ना ए मैच कर रहा है ना बी मैच कर रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात मैंने कहा था कि भाई 7 से 11 वर्ष होता है। क्या होता है? 7 से 11 वर्ष। और इसकी विशेषता आप देखते हैं क्या मिल रहा है? संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं होते। एकदम सही है, बच्चा संचालन क्रिया कर लेगा लेकिन अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता। जो उसके सामने दिख रहा है, संचालन का मतलब है जो उसके सामने मूर्त चीजें दिख रही हैं। संचालन का मतलब समझिएगा सीधा सा मूर्त। जब बच्चा जो मूर्त चीजें दिख रही हैं उसके आधार पर चीजें कर लेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन अब या बन जाएगा ऑप्शन संख्या सी, एकदम पूरी तरीके से राइट है। ऑप्शन संख्या सी एकदम राइट है। डी में कहा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था जिसका 11 से 15 वर्ष होता है। तो कहा प्रवर्ती जो है, प्रवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में असक्षम। तो प्रवर्ती क्रिया तो एकदम कर लेगा। प्रवर्ती क्रिया का मतलब होगा, प्रवर्ती क्रिया क्यों नहीं करेगा भाई? असक्षम थोड़ी है। अब सक्षम आ गई जब चौथी अवस्था में, तो सारी की सारी चीजें उसमें उड़ा जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं प्रश्न संख्या 6 का जो होगा ऑप्शन संख्या सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यह समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉन्सेप्ट को बिल्डअप रहेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 में है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष की एज में बच्चा है तो कहा कि कौन सी क्षमता आती है? कहा अमूर्त सोच की क्षमता। तो अमूर्त सोच की क्षमता की बात करेंगे चौथी अवस्था में आती है, गलत हो जाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, एकदम सही, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर लेता है। तो दूसरी अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर लेगा, एकदम सही। दूसरे का नजर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का मतलब है जो आप कहेंगे ना वही बच्चा करेगा। जैसे केंद्रीकरण मैंने आपको बताया था, सेंट्रलाइजेशन, वह बच्चा तभी कर पाएगा जब वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार रहेगा। इसका मतलब प्रश्न संख्या 7 का भी ऑप्शन बनेगा। सी में कहा दूसरे नजरियों को लेने में क्षमता। तो दूसरे की नजरियों को लेने में क्षमता बच्चा तीसरी अवस्था में कर पाता है। तीसरी अवस्था का ये 2 से 7 होता है, लेकिन 7 से 11 होता है। क्या होता है भाई? 7 से 11 होता है, 7 से 11 होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है 7 से 11 होता है या तीसरी अवस्था, लेकिन आपसे जो पूछा जा रहा है 2 से 7 की पूछी जा रही है। इसका मतलब है सी ऑप्शन अपने आप से गलत होगा। फोर्थ, परिकल्पनात्मक निगरात्मक सोच। परिकल्पनात्मक निगरात्मक सोच की बात करें, चौथी अवस्था की विशेषता है, तो ये अभी नहीं बनेगा क्योंकि हमसे दूसरी अवस्था पूछ रहा था। तो सीधा सा सीधा जो राइट ऑप्शन बनेगा ना, ऑप्शन संख्या बी बनेगा। सी भी गलत है और डी भी गलत है, बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओके, इसे समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 8, बेहतरीन क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट को समझिए, जो पूछा गया वही आपको, अभी आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया वही आपके सामने प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं है जो हमने अलग से बताया हो। आपको कभी रटाने की कोशिश मैं करूंगा ही नहीं। अच्छा, कोशिश करूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए टीचर का काम होता है पहले कॉन्सेप्ट को बता देना, सिखा देना, फिर उस पर प्रैक्टिस कराया तो आपके लिए बेहतर बन पाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात की मैंने आपको भाई बताया कि इसका एज कितना होता है? 2 से 7 वर्ष होता है। 2 से 7 वर्ष होता है, तो ठीक है, 2 से 7 वर्ष देख लेते हैं विशेषताएं। अमूर्त सोच की क्षमता, अमूर्त सोच की क्षमता चौथी अवस्था में जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गलत है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पूर्व संक्रियात्मक एकदम सही है, यह भी सही है। 8 में कर दूसरे का नजरिया लेने में क्षमता, यह भी गलत होगा। परिकल्पनात्मक निगरात्मक सोच, यह भी गलत होगा क्योंकि ये चौथी अवस्था की विशेषता है, ये तीसरी अवस्था की विशेषता है। अब दूसरी अवस्था की विशेषता ऑप्शन संख्या सी ही बन रहा है। हम
ऑप्शन संख्या बी ही तो बन रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तो जो विशेषता बनेगा उसी में तो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 नंबर। देखिए अभी जीन पियाजे के बारे में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट समझाते वक्त, कहते हैं जीन पियाजे जो भी कहते हैं वह कहते हैं बच्चा अपने वातावरण से सीखता है, किसी वातावरण से, अपने खुद से, इन्वायरमेंट से बच्चा अंतःक्रिया करता है और ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो देखते हैं कहां पर ऐसा कुछ है। ऐसा कहा जा रहा है जीन पियाजे कि जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित कर, रचनावाद के बारे में मैंने बताया, रचनावाद बोलिए संरचनावाद बोलिए, बात एक ही हो गया। तो अगर बच्चे संज्ञान विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार से प्रगति करते हैं, मतलब कैसे बच्चा प्रोग्रेस करता है, जो चारों अवस्थाएं हैं वह बच्चा किस हिसाब से बच्चा सीखता है। तो मैंने ये बताया था बच्चा वातावरण से अंतःक्रिया करता है, बच्चे को जो भी सुविधा है उसे दे दीजिए, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। तो बच्चा एक नया वैज्ञानिक जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है, ऐसा जीन पियाजे जी ही कहते थे। अच्छा, जीन पियाजे जी ऐसा कहते थे तो फिर कौन सा राइट आंसर बनेगा? ए ऑप्शन, कर वातावरण से बच्चा अंतःक्रिया करके, एकदम सही है। बच्चा वातावरण से करता है, अगर अपने से ज्यादा ज्ञान, अपने से ज्यादा ज्ञान वाले के साथ कर सामाजिक अंतःक्रिया, अपने से ज्यादा ज्ञान के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करेगा तो फिर यहाँ पर जीन पियाजे, वहां यहाँ पर वाइगोत्स्की बन जाएंगे। कौन हो जाएगा? वाइगोत्स्की। जीन पियाजे नहीं आएंगे, और जीन पियाजे नहीं कहते हैं ऐसा, वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं। वाइगोत्स्की के बारे में जब हम पढ़ाएंगे आपको तो वहां पर समझाएंगे, वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन तो बनेगा गलत। दूसरे के अनुकरण करना, दूसरे का अनुकरण करना व्यवहारवादी मानते थे, यह भी गलत होगा। इनामों की प्रत्याशा करना, तो यह भी व्यवहारवादी मानते थे। कभी भी ऐसा जीन पियाजे नहीं कहे हैं कि भाई साहब इनामों की लालसा के हिसाब से करिए या फिर आप दूसरे का अनुसरण कीजिए। उनका मानना था कि आप अपने आप से अंतःक्रिया कर ले जाएंगे पर आपको सुविधाएं मिल जाए। तो प्रश्न संख्या 9 का ए ऑप्शन आपका पूरी तरीके से करेक्ट है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न, इस बात को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बता दिया गया है और आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिखाया भी गया है। तो चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व, अच्छा वस्तु स्थायित्व का गुण मैंने आपको बताया था पहली अवस्था में आता है, और पहली अवस्था का क्या नाम है? इंद्रियगामक। और इंद्रियगामक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चलिएगा इंद्रियगामक के हिसाब से खोजेंगे, समझ पाता, बना लेता है, नहीं अभी और भी बात है। इंद्रियगामक यहाँ तक है, यहाँ तो तक अभी इंद्रियगामक अवस्था है, अभी तक क्वेश्चन को पढ़ना है, अभी आपको सिर्फ यहाँ तक जब पढ़े आप लोग तो वस्तु स्थायित्व से पता चला कि सिर्फ इंद्रियगामक है। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी क्या खेल है, समझ बना लेता है परंतु या नहीं। और देखिए अब आपको घुमाना शुरू किया, परंतु यह समझ नहीं पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है, मतलब क्रियाएं परिवर्तनीय तब होता है जब परिवर्तन की बात, या जिसे बोले होते हैं परिवर्तन या विलोमिता, तभी बोला जाता है जब बच्चा तीसरी अवस्था में होता है। विलोमिता तभी तीसरी अवस्था में होता है। लेकिन अब फंसा दिया इसी में फंसा दिया कि बच्चा कारण कि बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण तो बना लेता है, लेकिन बच्चा ये नहीं कर पाता है कि जो परिवर्तनीय है। अच्छा, 1 और 3 के बीच में लेकर जाके आपको फंसाया, और 1 और 3 के बीच में कौन सी अवस्था आती है? 1 और 3 के बीच में अवस्था आती है दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था का क्या नाम है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका मतलब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि कहा कि बच्चा यहाँ पर वस्तु स्थायित्व का गुण समझ बना लेता है, लेकिन या नहीं समझ पाता है कि परिवर्तनीय है। जब परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब है कि अभी बीच में हुआ है, तो संवेदी चालक नहीं बनेगा। पूर्व संक्रियात्मक एकदम सही, बी ऑप्शन। सी नहीं बन सकता क्योंकि यहां पर परिवर्तनीय करा कि समझ नहीं बना पाता, यहां पर नहीं लिखा गया ना, और करा उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जब दिखावट पर सामने दिखेगा तभी कर पाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन बनेगा, सी नहीं बन सकता, डी भी नहीं बन सकता। तो आपको समझिए वस्तु स्थायित्व का गुण जनरेट कर लेता है, लेकिन बच्चा वह परिवर्तन का गुण नहीं होता, रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता है। तो रिवर्सिबिलिटी वाला बच्चा जो परिवर्तन, अविलोमिता का गुण मैंने बताया था ना कि दूसरी अवस्था में बच्चा अविलोमिता करता है, अविलोमिता करता है, ऐसा मैंने आपको बताया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भैया जो होगा पहले और तीसरे के बीच का खेल है, और पहले और तीसरे के बीच का खेल है, तो दूसरी अवस्था जाएगा जिसे हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये आपको समझ लेना है। तो इस प्रकार से साथी आप सभी के सामने कुछ 10 प्रश्नों के माध्यम से और जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत को समझाने की कोशिश किया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे से सीख भी रहे होंगे। और आप लोग की क्लासेस, सीटेट की क्लासेस एकदम स्टार्ट हो चुकी हैं, और जुलाई को टारगेट बना करके हम अच्छे से पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट पहले सिखाते चलेंगे, उसके थ्रू क्या करेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से सिखाएंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा उसमें, और कुछ पहले आपके थ्योरी रहेंगे, जिससे आपको लग पाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वाकई में। अच्छा, आपको अगर हम सिर्फ थ्योरी बता देंगे और क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन बाद बताएंगे, तो आप थ्योरी भी भूल जाएंगे। तो दोनों को आप सोच समझना है।
पहले थ्योरी को समझ लेना है, फिर कॉन्सेप्ट को पहले बिल्डअप कर लेना, फिर आपको कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है उसको करना है। फिर आप उससे क्या होगा कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन सामने आएगा ना, तो फिर आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन सर जी ऐसे बताए थे और इस तरीके से सोच सोच करके मुझे करना है। तो हर प्रश्न, हर चैप्टर को देखना है, चीज़ों को सीखना है। जैसा भी सेशन लगा हो जरूर आप लोग एक बार कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे और बेहतर सीखते रहे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। एकदम मस्त हो।